नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 21 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम भारत और विश्व के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर बातचीत करेंगे। आपके सामने यहाँ पर टेलीग्राम लिंक जो है वो दिया गया है, और फिर भी नहीं मिले तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिए गए, इस पर आप मैसेज करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, वीडियो का सिलेबस आ चुका है और उसके बाद आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जानी चाहिए। अब जो नए टॉपिक जुड़े मेरे मित्रों, आप सभी को यही कहना चाहूँगा, आप अपनी पुस्तक उठाइए और उन्हीं से तैयारी करिए। अब इधर उधर कोचिंग के चक्कर में ना भागें कहीं भी। जो कुछ आता है उसके अलावा आप कुछ खुद भी तैयार करने की कोशिश करें, वरना घर वालों की मेहनत, घर वालों की पैसों की कमाई जो है वो आप इधर उधर कोचिंगों में बर्बाद कर सकते हैं। आप अपने आप तैयारी करिएगा और बेहतरीन तैयारी आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, कुछ टॉपिक जो जुड़े हैं नए, उन सब को भी कवर हम लोग आपके साथ करेंगे, तो आप बने रहिए और आज की क्लास को ज़रा देखिए। ये ज़मीन, ये आसमां, ये रौनक, सब कुछ एक धोखा है। चंद लम्हे, चंद साथी, इनको भी मैंने कुछ वक्त रोका है। इन तारों से सीख रहा हूँ मैं आजकल रातों में जागना, क्योंकि इन रातों में ही छुपा है मंजिल पाने का मौका। बहुत ही शानदार पंक्तियाँ हैं, और ऐसे वक्त, जिस वक्त में आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस समय में तो ये ज़मीन, ये आसमां, ये रौनक, सब कुछ धोखा है। चंद लम्हे, चंद साथी, इनको भी मैंने कुछ वक्त रोका है। सब कुछ को रोक दीजिए एक बार, कि जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊं तब तक आप रुके रहिएगा, इंतज़ार करिएगा हमारा। इन तारों से भी सीख रहा हूं मैं आजकल रातों में जागना, क्योंकि इन रातों में ही छुपा है मंजिल पाने का मौका। तो आपको मंजिल अगर प्राप्त करनी है तो रातों को जागना होगा, और जाग कर अपनी मेहनत को कड़ा करना होगा। आज की क्लास की शुरुआत बेहतरीन सवाल से। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देश का नया सेना प्रमुख किसे बनाया जा रहा है, आपको यह बताना है। देश का नया सेना प्रमुख किसे बनाया जा रहा है? मनोज मुकुंद नरवाणे, मनोज पांडे, आर हरि कुमार, वी आर चौधरी। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों है वो मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे को नया सेना प्रमुख बनाया जा रहा है अभी। ये मनोज मुकुंद नरवाणे हमारे वर्तमान के सेना प्रमुख हैं जो रिटायर हो रहे हैं। आर हरि कुमार जो हैं हमारे नौसेना प्रमुख हैं। कौन से भैया? नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार हैं। इसके बाद वी आर चौधरी हमारे क्या हैं भैया? वायु सेना प्रमुख हैं। तो वायु सेना प्रमुख कौन है? वी आर चौधरी साहब हैं। और हमारे नौसेना प्रमुख जो हैं वो कौन है? आर हरि कुमार हैं। अब देखिएगा, मनोज मुकुंद पांडे जो है वो नए हमारे सेना प्रमुख बन रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। देखिए, सीडीएस विपिन रावत के जाने के बाद जो स्थान खाली था वो निश्चित तौर पर अब किसको मिलने वाला है? आने वाले समय में मनोज मुकुंद नरवाणे को मिलने वाला है। अभी तक जो सुरक्षा परिषद में बनी हुई थी हमारी, जिसमें जो तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन का काम जो करते थे, उसकी जिम्मेदारी मनोज मुकुंद नरवाणे के पास थी। जल्दी ये घोषणा होने वाली है कि मनोज मुकुंद नरवाणे जो है वो भारत के दूसरे सीडीएस होने वाले हैं। लेकिन पिछले दिनों आपको पता होगा, भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है हमारे प्रथम सीडीएस विपिन रावत साहब को। तो चलिए अब अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। उससे पहले ज़रा देखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के अगले सेनाध्यक्ष। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं वो थल सेना प्रमुख का प्रभार संभालने वाले हैं। मनोज मुकुंद नरवाणे का स्थान लेंगे, और 30 अप्रैल को इनका कार्यकाल जो है वो पूरा होने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी, लेफ्टिनेंट जनरल पांडे भी अभी थल सेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं, और रक्षा मंत्रालय जो है वो इस पूरे काम को करता है। कौन सा मंत्रालय इस कार्य को करता है? तो आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय जो है, कौन सा मंत्रालय भैया? रक्षा मंत्रालय। हालांकि इनके लिए एक अलग से कमेटी जो बनती है, जो सिफारिश करती है, वो है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबको ये ध्यान रखना है मेरे मित्रों कि यहाँ पर रक्षा मंत्री हमारे कौन है? तो रक्षा मंत्री हमारे साहब हैं राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जो हैं वो हमारे क्या हैं भैया? वो हमारे रक्षा मंत्री की भूमिका निभाते हैं। प्लस कहाँ से आते हैं? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो ये भी आपको पता ही होगा, लखनऊ जो है क्या है? लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से हम लोग जानते हैं, उस शहर से आते हैं हमारे राजनाथ सिंह जी। अब चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो देखिए। उससे पहले हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के बारे में कुछ बातें ज़रा सुनिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले थल सेना प्रमुख घोषित किए गए हैं और केंद्र सरकार ने नए सेनाध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के 29वें सेनाध्यक्ष होंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे अपने 28 माह के कार्यकाल के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कई विशेष सैन्य ऑपरेशनों में हिस्सा ले चुके लेफ्टिनेंट जनरल पांडे इस समय देश के उप सेना प्रमुख हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने प्रशिक्षित लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिसंबर 1982 में कॉर्पस ऑफ इंजीनियरिंग में बतौर सेना अधिकारी कमीशन हासिल किया था। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पलावाला सेक्टर में इंजीनियरिंग रेजिमेंट का नेतृत्व किया। उप सेना प्रमुख बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे पूर्वी कमान के कमांडिंग ऑफिसर और अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पद भी संभाल चुके हैं। इन्हें अपनी सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल आदि से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि सेना में बहुत बड़े पद माने जाते हैं, बहुत बड़े मेडल इनको कहा जाता है। तो इन सब से इनको नवाजा जा चुका है। तो हमें ध्यान रखना है 29वें सेनाध्यक्ष हमारे कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे। तो मनोज नाम तो पहले से ही आता, तो ज़्यादा कुछ फेरबदल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो क्या है। नेक्स्ट सवाल है, 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोब सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन जो है इसका आधारशिला जो है वो हाल ही में कहाँ पर रखी है, ये आपको बताना है कि भैया 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल नाम से है ट्रेडी मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पर रखी है। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात के जामनगर में इसकी आधारशिला अभी हाल ही में रखी गई है। गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री मोदी अभी जो है वो दौरे पर थे गुजरात के, और जामनगर में इस प्रकार की शुरुआत उन्होंने की है। जामनगर जो है यहाँ पर शुरुआत की है। तो गुजरात जो है वो भारत का एक क्या है भैया? तटीय राज्य है और गृह जिला भी माना जाता है किसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये गुजरात जो है यहाँ की राजधानी जो है वो क्या है? गांधीनगर है। गांधीनगर यहाँ की क्या है? राजधानी है। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। चलिए, गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों शहर हैं, ये किस नदी के किनारे हैं? तो आपको पता होगा ये दोनों के दोनों शहर साबरमती नदी के किनारे पर हैं। साबरमती नदी के किनारे पर हैं दोनों शहर, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में, गांधीनगर में, चेन्नई में, गुवाहाटी में। तो आपको वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन जो है, यानी किस प्रकार वैश्विक स्तर पर आयुष निवेश किया जा सकता है, नवाचार को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सका और किस प्रकार लोगों की जो सेहत है उसमें सुधार किया जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चे को किस प्रकार कम किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श के लिए एक सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में हाल ही में आयोजित किया गया। तो 20 अप्रैल 2022 को गांधीनगर में इसकी क्या की गई? यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अभी आपको पता होगा मॉरिशस जो है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत दौरे पर आए हैं। क्या आए हैं? भारत दौरे पर। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत दौरे पर आए हैं, तो उनके साथ भी इस विषय पर लेकर के बातचीत जो है वो चली। चलिए अगला जो पॉइंट आपका जरा देखते हैं क्या है आपके सामने। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो है इनके द्वारा स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन 18 से 20 अप्रैल 2022 तक कहाँ किया जा रहा है? मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा, मैं सवालों में आपको डिटेल बहुत कम बताता हूँ, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो बात इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करता हूँ। अगर मगर जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की और इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। करंट अफेयर से रिलेटेड जो बात है वो कोई भी नहीं छूटनी चाहिए। और इस सवाल में इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सारी बातें हालांकि लिख दी है, देख लीजिए आप लोग। केंद्रीय मंत्री हमारे शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी हैं, और स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का उद्घाटन जो है इसका आयोजन 18 से लेकर के 20 अप्रैल 2022 तक किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है बस ये बताना है। नई दिल्ली में, जयपुर में, सूरत में, इंदौर में। तो इसका सही जवाब है गुजरात के सूरत में इस सम्मेलन का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। यानी सारे के सारे जो जवाब हैं वो गुजरात से ही आ रहे हैं। चाहे आप लोगों का
WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन को लेकर हो, जामनगर गुजरात में शुरुआत की गई। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन की शुरुआत भी गांधीनगर गुजरात में की गई। और अभी सूरत में स्मार्ट सिटी और शहरीकरण सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो भी 18 से 20 अप्रैल तक किया गया है। तो ये सूरत इसका सही जवाब होगा आपका। सूरत और अहमदाबाद जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है वो भी प्रसिद्ध शहर माने जाते हैं। अब देखिएगा गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की सीमा किन किन के साथ लगती है, ये बात आपको कई बार बता रखी है, फिर भी सुन लीजिएगा। राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, पाकिस्तान के साथ और महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमाएं जो है वो क्या होती है, साझा होती है। तो आप लोग शायद ये बात तो मेरे हिसाब से पहले से ही जानते हैं, फिर भी एक बार और मैंने आपको बता दिया कि किस किस के साथ इसकी सीमा जो है वो लगती है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है जरा देखिए। यहाँ पर 21 अप्रैल को तेग बहादुर जो हैं उनका प्रकाश पर्व जो है वो मनाया जाएगा। 21 अप्रैल को तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा 400 नंबर का जो प्रकाश पर्व है मेरे मित्रों, कौन सा 400वां प्रकाश पर्व जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस समय देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। तो यहाँ पर 21 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसका राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो लाल किले में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, लाल किला जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पर इसका राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाना है। लाल किला जो है, लाल किले में इसका क्या किया जाना है, राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे। तो इसका 400 नंबर जो है वो एकदम सही होगा। 400वां प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश पर्व जो है वो मनाया जाएगा। अब जरा इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर जी के 400वें पर्व को संबोधित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को नई दिल्ली के लाल किले में किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक सामरिक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे, जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा मानवता के रक्षक, श्रेष्ठ दी चादर के रूप में याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के अलावा एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक, ईश्वर, मन और शरीर की प्रकृति के विषय में विस्तृत वर्णन किया। उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में रखा गया है। ये एक उत्साही यात्री भी थे। इन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सिख उपदेश केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने ऐसे ही एक मिशन के दौरान पंजाब में चाक नान की शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। गुरु तेग बहादुर को वर्ष 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के बाद मरवा दिया गया था। तो औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी और मानवता के रक्षक इन्हें कहा जाता है। सिख धर्म में इनका बड़ा नाम है। तो गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व जो है वो 21 तारीख को मनाया जाना है। चलिए मेरे मित्रों, अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या आया है। यहाँ पर है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX जो है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि NCX इंडिया का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। NCX, तो ये ध्यान रखिएगा, NCX का 18 से 29 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 18 से 29 अप्रैल, 18 से लेकर के 29 अप्रैल तक इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन। 18 से 29 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जा रहा है 2022। साइबर सुरक्षा को लेकर जो भी जितनी भी कठिनाइयां बढ़ रही है या उनके क्षेत्र में क्या क्या नया किया जा सकता है, इसको लेकर है। तो इसका सही जवाब होगा मेरे मित्रों, NSA जो हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। नरेंद्र मोदी ने नहीं, राजनाथ सिंह जी ने नहीं, S जयशंकर ने नहीं। S जयशंकर विदेश मंत्री, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री और ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे NSA जो हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इनके द्वारा इस साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए इस NCX इंडिया नाम के अभ्यास का उद्घाटन जो है वो अभी हाल ही में किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ बनाया गया है। देश का पहला कह रहा हूँ, इसका मतलब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया। तो देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया जो सेंटर है वो उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। उड़ीसा में जो है, यहाँ की राजधानी जो वो मेरे मित्रों क्या है, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर जो है वो यहाँ की क्या है, राजधानी है। प्लस यहाँ पर नवीन पटनायक जो हैं वो यहाँ CM है। नवीन पटनायक जो हैं वो क्या है, पटनायक यहाँ के CM है। और अभी गुजरात की 2-3 बातें हो गई, तो भूपेंद्र पटेल वहाँ के CM है, ये भी ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। तो ओडिशा इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है।
अगला सवाल है विश्व धरोहर दिवस हाल ही में कब मनाया गया। पूरी डिटेल मैंने इससे पहले वाली जो इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास हमारी हुई है उसमें पूरी डिटेल के साथ इस सवाल को मैंने कवर किया था। उसके बावजूद भी विश्व धरोहर हाल ही में कब मनाया गया, सिर्फ इतना यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है 18 अप्रैल को यह दिवस क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और विरासत और जलवायु जो है उनका गहरा रिश्ता है, इसको लेकर के ये थीम होनी चाहिए। यानी विरासत और क्या है, विरासत और क्या है, जलवायु, इनके बीच में गहरा संबंध है और इस पर हमेशा बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जलवायु के बारे में जो ठोस कदम है वो जितने उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए हैं। अगला सवाल है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया एक नया पोर्टल क्या है। जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है मेरे मित्रों, उन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए क्या किया जा रहा है, जो हमारे सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी है, उनके लगातार प्रयासों से, नितिन गडकरी, उनके लगातार प्रयासों से इस दिशा में नए काम तो हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में इस मंत्रालय ने कहा कि दुर्घटना में ग्रसित होने वाले लोगों को तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध हो और जिन लोगों को आर्थिक सहायता मिलनी है उनको तुरंत आर्थिक सहायता मिले, तो दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इसके लिए एक जो पहल है वो शुरू की गई है, उस पहल का नाम आपको बताना है। तो ई डार जो है, ई डार नाम से एक नया पोर्टल जो है वो अभी हाल ही में इस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ई डार नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए। 19 अप्रैल को विश्व लीवर यकृत दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाएगा। दो बातें एक साथ आ गई इसमें। 19 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया, तो लीवर बनाया गया। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो लीवर है। आप लोग जानते हैं यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर 22 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण दिवस जो परीक्षा की दृष्टि से वो मनाया जाएगा, वो था विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। तो 22 तारीख को याद रखिएगा, विश्व जो है वो पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो मैं ये बात आपको हालांकि कई बार बता चुका हूँ, फिर भी देख लीजिएगा। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून, ये सारे दिवस जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। देखिए ज़रा इस यकृत डे के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके सामने है लीवर यकृत के महत्व और उससे संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस आयोजित किया जाता है। यकृत मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डिटॉक्सिकेशन एवं पाचन सहित विभिन्न जटिल कार्य करता है। ज्ञात हो कि यकृत मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है, पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत मानव शरीर के मुख्य रूप से संक्रामक बीमारियों से निपटने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, शरीर में विषाक्त पदार्थों के निस्यंदन, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने, रक्त का थक्का जमने में मदद करने आदि कार्य करता है। यदि व्यक्ति में विभिन्न कारणों की वजह से यकृत संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे अस्वास्थ्यकर जीवन एवं खान पान की शैली, एल्कोहल व फास्ट फूड का इत्यादि प्रयोग, अत्यधिक वजन तथा टाइप 2 डायबिटीज आदि शामिल हैं। इसके अलावा यकृत संबंधी रोग आनुवंशिक भी हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में यकृत की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। तो आप अपने लीवर को सहेज कर रखें, इस दिवस का यही एकमात्र उद्देश्य है। अभी हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के बारे में अगर बातचीत की जाए तो हाल ही में बिजली की कीमतों में वृद्धि और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मार्च माह में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 14.55 तक हो गई है। यानी लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। उस महंगाई की वजह से थोक मूल्य सूचकांक जो जारी किए जाते हैं मासिक रूप से, वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। चलिए अगला, और हमारे महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण है सारे पड़ोसी देश हैं जो इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। श्रीलंका जैसे देश जो है वो आपको पता उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इस वजह से भारत चारों तरफ से जो है वो इस प्रकार के संकट से घिरा होने की वजह से ये महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मेरे सामने आए तो मैंने आपके सामने रखने की सोची है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो चंडीगढ़ के, ये कुष्ठ रोग से संबंधित है, ध्यान रखना मेरे मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग से संबंधित जो सम्मान है वो मैंने बता दिया आपको। वैसे तो चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को यह प्रदान किया गया है। मोस्कवा किस देश के प्रसिद्ध युद्धपोत है। रूस का एक प्रसिद्ध युद्धपोत है जिसका नाम है मोस्कवा डूब, जो अभी डूब गया है। यह सबसे ज़्यादा वजनी युद्धपोत में से एक था। ये 510 क्रू मिसाइल क्रूजर श्रेणी का था। 12,490 टन वजनी था। युद्धपोत को रूस की मोस्कवा नदी पर नामित किया गया था, जो अभी हाल ही में जल में डूब गया है। वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो असम के डिब्रूगढ़ में वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। अगला है सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है।
तो ऑपरेशन मेघदूत की सफलता की याद में सेना द्वारा 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस का आयोजन किया जाता है। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो ये कुछ सवाल महत्वपूर्ण और थे जो आपके सामने रखे। आज की क्लास को मैं अभी समाप्त नहीं कर रहा हूँ। आज की क्लास में मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, और मैं ऐसे ही सवाल आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मित्रों, परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण जो आपके भारतीय संविधान से संबंधित सवाल हैं उन पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या है। यहाँ पर दिया गया आपको कि 1773 में पारित किए गए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही होगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 का है, यानी भारत में शासन को रेगुलेट करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी। लेकिन कब की गई थी, तो 1765 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए, इसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग्स जो हैं वो मेरे मित्रों क्या थे, प्रथम हमारे यहाँ गवर्नर जनरल बनाए गए थे। वारेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बात मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है। तो यहाँ वारेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारी स्क्रीन पर जो है वो मेरे मित्रों है कि कौन सा भारत में समस्त, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ, यानी इनमें से सबसे छोटा सिद्ध होने वाला। इनमें से भारत में जितने भी संवैधानिक सुधारों के लिए प्रयास किए गए उसमें पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का था, वो सबसे छोटा माना जाता है। इसके बाद बैंक ऑफ कंट्रोल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 1784 का यह सबसे छोटा जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी के तहत इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चलिए, इसके बाद और देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। इसी से लेकर यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिखा है, ये तो इंग्लिश का, इसी का हिंदी नाम है नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी। तो 1784 का जो एक्ट था वो पिट्स इंडिया एक्ट था। उसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया था मेरे मित्रों, आपको पता होगा कि भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, लेकिन इस कंट्रोल के कर्मचारी जो हैं उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, इसके बारे में व्यवस्था करने वाला जो था वो 1793 का चार्टर एक्ट था। कब का, 1793 के चार्टर एक्ट में ये उल्लेख किया गया कि भारतीय राजस्व से ही इस बीओजी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। चलिए, कुछ अगले सवालों पर और बातचीत करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारे सामने क्या है। यहाँ आपके सामने है अगला सवाल, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, यानी किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया। किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया गया। तो 1813 का ही वो एक्ट था जिसके तहत ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आए थे। चलिए, इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार, यानी चाय और चीन का जो व्यापार है उसके संदर्भ में सवाल है कि यहाँ पर किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इसके संदर्भ में आपको पता ही होगा, 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसी के तहत ऐसा किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही ऐसा किया गया था। अभी पहला एक चैप्टर जो है वो थोड़ा हार्ड लग सकता है आपको, लेकिन उसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं उसमें बहुत आनंद आने वाला है मेरे मित्रों। आपको ये इतने सारे अच्छे सवाल आए हुए परीक्षाओं में जो आपके सामने रखूंगा तो आपको आनंद आएगा। निम्नलिखित में से किस ने या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा, या प्राच्य विद्या व आंग्ल विद्या, यानी कुछ लोग तो प्राचीन शिक्षा के समर्थक थे और कुछ लोग आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे, ये विवाद भी सही था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये भी सही थी 1823 की। 1813 का चार्टर एक्ट भी सही है। इसका मतलब इसमें तीनों कथन जो है वो आपके क्या हैं, सही है। तो डी ऑप्शन इसका
राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जरा देखते हैं अगला सवाल क्या है। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कौन कौन सी बातें थी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो अभी अभी बताया आपको ये बात तो कि 11 नंबर जो है इसमें ये पहला पॉइंट तो अपने आप ही सही हो गया, अभी बात तो हुई है इस पर। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो अगला पॉइंट आपके सामने इसी से जुड़ा हुआ, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता दृढ़ कर दी। यानी दूसरा काम भी सही किया, ब्रिटिश क्राउन की जो महत्वाकांक्षा थी या उसकी जो पहचान थी वो भी दृढ़ होगी। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इसका मतलब इसमें दो ही कथन सत्य हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों कथन इसके तहत किए गए थे इस चार्टर एक्ट के तहत। अब 1833 का चार्टर एक्ट है उसके बारे में भी विस्तार से सुनिए बातें क्या। 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे। अब 1833 में पहले वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया था 1773 में। अब 1833 में जो है विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। 1833 में जब चार्टर एक्ट आया था उस समय 1833 में विलियम बेंटिंग जो है वो हमारे गवर्नर जनरल थे। किस एक्ट, चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। भारत में दास प्रथा को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही क्या किया गया था, अवैध घोषित किया गया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही से अवैध घोषित किया गया। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। यानी भारतीयों का जो है वो कुछ हिस्सा प्रशासन में रहेगा, ऐसा किस एक्ट के तहत किया गया था। तो वह एक्ट भी 1833 का चार्टर एक्ट था जिसके द्वारा यह पॉसिबल किया गया था। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों कि सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था। प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा किस चार्टर में उल्लेख में था। तो ऐसा 1853 के चार्टर एक्ट में था। आपकी परीक्षाओं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो नाम से अगर पूछे तो वो रेगुलेटिंग एक्ट पूछ सकता है। उसके बाद आपसे भारत के गवर्नर जनरल 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन थे। उसके बाद आपसे 1800 जो पिट्स इंडिया एक्ट था, 1800 कितने का था पिट्स इंडिया एक्ट, आप लोगों को मालूम होगा मेरे मित्रों 1784 का था। उस 1784 पर सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर सीधे 1813 और 1833 पर सवाल। इसके बाद जो आएंगे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे 1909, 1919 और 1935, जिस पर मैं पूरे डिटेल में आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो आज मैंने इसमें 15 सवाल अभी कराए हैं, तो मेरी दृष्टि में ये बहुत अच्छे सवाल हैं। आगामी भी इसी तरीके से हम बातचीत करते रहेंगे। अब नया वीडियो के सिलेबस में जो है वो साइंस का कुछ हिस्सा जुड़ा है, तो मैंने आज सोचा क्यों ना साइंस के सवाल भी आपके सामने रखे जाएं ताकि आपकी कुछ अच्छी तैयारी हो, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बातचीत करते हैं साइंस के आए हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर। मित्रों साइंस का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे जीव जो विभिन्न, देखिए वीडियो के एग्जाम में साइंस भी आपको बहुत सटीक तरीके से पढ़नी होगी मेरे मित्रों, बायोलॉजी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। इसके अलावा जो सूचना प्रौद्योगिकी का विशेष तौर पर उसमें लिख रखा है उस जो पॉइंट है उन पर ज़्यादा ध्यान दें। पूरी साइंस आप इतने समय में इतना मैटर जो है वो याद नहीं कर पाएंगे, इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं वही करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को, और एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको इधर उधर झंझट में घूमने की ज़रूरत नहीं है, विज्ञान विषय के लिए आपके पास अगर ओल्ड वाली जो है वो अभी थोड़े दिन पहले जो पिछले स्तर में चलती थी, तो विज्ञान की पुस्तिका अगर 10वीं क्लास की है तो उसके स्टार्टिंग के आप 4-5 चैप्टर पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। उस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से बाकी सब कोचिंग वोचिंग सब में धरा रह जाएगा मामला, लेकिन इतना कर लोगे तो आपके निश्चित तौर पर सवाल बहुत अच्छे सही हो जाएंगे। तो चलिए पहले सवाल पर बातचीत करते हैं। वे जीव, बाकी मैं आपको कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि विज्ञान तब तक परीक्षा तक आपकी अच्छी हो जाए। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्राणी समभोजी कहलाते हैं मेरे मित्रों। प्राणी समभोजी जीव जो हैं वो क्या करते हैं, तो जो आपका भोज्य पदार्थ है ठोस हो या तरल हो उस अवस्था में ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे जीव जो हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राणी भोजी कहलाते हैं। डी आपका सही जवाब होगा। फीता कर्मी, यानी फीते की आकृति के कुछ कर्मी होते हैं, कर्मी किस रूप में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो वे अपना पोषण जो है वो परजीवी के रूप में, परजीवी का मतलब जो दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं।
मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो परीक्षा में आए हुए सवाल यहाँ होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसे ही सवाल परीक्षा में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, शरीर के किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मानव शरीर में पूछ रहा है, पूरे वातावरण में नहीं। वातावरण में अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन होगा, लेकिन शरीर में पूछा जाए तो डी यानी ऑक्सीजन होगा। चलिए, इसके बाद अगला सवाल क्या है जरा देखिए। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, वो कौन से हैं? तो पोटेशियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है जिनकी मात्रा की सबसे ज़्यादा मानव को क्या है, ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो इसका सही जवाब आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल ज़रा देखिए क्या है। यहाँ पर विटामिनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील है। ये ऊपर तीनों याद कर लो, कभी भी आमना सामना हो सकता है। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित होते हैं, सही बात है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन के घुलनशील होता है, ये गलत बात है। देखिए, ए डी एक याद कर लो आप, तो ए डी ई के, ठीक है, ये सब के सब जो हैं ये वाले किस में घुलनशील है? तो ये सब वसा में घुलनशील हैं। और बी और सी आपका जो बच गया है मेरे मित्रों, वो जल में घुलनशील है। तो इसका मतलब आपका ये डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट होगा, यानी ये गलत है, बाकी सब सही है। ये वसा में घुलनशील है, ना कि जल में घुलनशील है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं, सुमेलित करना है एक को दो से। रक्ताहारी, ठीक है, शाकाहारी इनमें से कौन है? सर्वाहारी कौन है? और रात्रिचर कौन से हैं? तो रात्रिचर तो उल्लू होता है, आपको पता ही होगा। इसमें रात्रिचर कौन होता है? उल्लू होता है, ठीक है, रात्रिचर उल्लू होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपको रात्रिचर कौन सा है भैया? उल्लू रात्रिचर है। सर्वाहारी कौन है इसमें? सर्वाहारी केकड़ा है। सर्वाहारी कौन है भैया? केकड़ा है। रक्ताहारी कौन है? तो जूं जो होती है, जिसको जूं बोलते हैं देसी भाषा में, वो जूं होती है। शाकाहारी कौन है? हाथी जो है वो शाकाहारी है। तो आपका राइट आंसर जो मेरे मित्रों पहले में हो जाएगा 2। पहले में कितना? 2, फिर कितना? पहर हो जाएगा 4। तो 2 4 कहाँ आ रहा है? 2 4 आ रहा है मेरे मित्रों बी ऑप्शन में। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, उपापचय किस से संदर्भित करता है? उपापचय का क्या मतलब है? सीधा सीधा यहाँ पूछने की बात यही है कि उपापचय किस से संदर्भित है। तो इसमें समझना मेरे मित्रों कि उपापचय शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण है। उपचय और अपचय, उपचय और अपचय को मिलाकर जो होने वाली क्रिया है वो भी है, और सरल से जटिल में भी है, और शरीर में सभी रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। सभी कथन आपके क्या है इसमें सत्य हैं। चलिए, अब अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है जरा देखिए भैया। यहाँ पर आपके सामने अगला सवाल आ चुका है। देखिए 8 नंबर सवाल, हमारा दंत वलक जो इनेमल भाग होता है दांतों वाला, किससे बना होता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आरआरबी 2016 में आया हुआ है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है क्या ये? तो 8 नंबर में आपका सवाल सही जो हो गया ए, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का ये क्या होता है? बना होता है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद निम्न में से किस में होमोडोप्ट दांत पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा मछली में होमोडोट जो दांत होते हैं वो पाए जाते हैं। मछली में होमोडोट दांत जो हैं वो पाए जाते हैं, मानवों में नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन होते हैं? कैनाइन होते हैं मेरे मित्रों, बताइए। 1 4 होते हैं, 2 4 होते हैं, या फिर 3 3 होते हैं, या 4 8 होते हैं? तो 4 8 का अनुपात जो है वो मुझे इसमें सही नहीं लग रहा। 2 4 वाला अनुपात आपका सही है। तो 2 4 जो है वो आपके क्या होते हैं? कैनाइन होते हैं, यानी बी ऑप्शन मुझे यहाँ सही लग रहा है। चलिए, अगला सवाल, निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? दांतों की विकृति के लिए कौन सा जिम्मेदार? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कौन सा है? तो दांतों के लिए इसमें फ्लोरीन जो है उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्लोरीन यहाँ सही है। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? यानी हाथी का जो बाहरी दांत होता है जिसका दिखावा करते हैं, वो दांत जो वो किसका भाग है? तो आपको पता होना चाहिए मेरे मित्रों, वो दूसरा कृदंत दांत जो है वो वाला आपको दिखाई देता है।
इसके बाद है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग से आरंभ होता है? यकृत से, मुंह से, छोटी आंत से, आमाशय से। तो मानव में आमाशय जो है यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है मेरे मित्रों, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ध्यान रखिए, भोजन का पाचन तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो लगभग 9 मीटर के आसपास का होता है, ये ध्यान रखिएगा। 14 में आपको पता होना चाहिए, 9 मीटर के आसपास का होता है इसमें। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? यानी आपकी जो जीभ है उसमें कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? और ध्यान रखना, महिलाओं की स्वाद कलिका जो है वो पुरुषों से ज़्यादा क्या होती है? विकसित होती है। 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब ए होगा। फिर है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हो जाती है? तो मैंने अभी अभी बताया था, मुख गुहा से ही पाचन की क्रिया आरंभ हो जाती है। 10वीं क्लास की किताब में ये पाचन तंत्र का दूसरा तीसरा चैप्टर दे रखा है साइंस में, उनको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से निश्चित तौर पर आपकी परीक्षाओं में सवाल आएंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए इस तरीके के जो सवाल हैं उनको तो कम से कम पढ़ ही लीजिए, ताकि आप लोगों को उससे बाहर सवाल मिलने की बहुत कम संभावना है। जीवित प्राणी जो होते हैं, जीवित प्राणियों में शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीन का अमीनो अम्लों में पाचन, ग्लूकोज का CO2 में और H2 में विघटन। ये सही बात है मेरे मित्रों। जीवित जो प्राणी होते हैं इनमें शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो ग्लूकोज का CO2 में या फिर अन्य बातों में। तो इसका सही जवाब है कि भैया प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन जो होता है वही आपका पाचन क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन ही क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। चलिए अगले सवालों पर बातचीत और देखते हैं क्या है। कुछ सवाल मैंने आज लिए हैं, तो देखते हैं आपको ये सब कितने पसंद आ पाते हैं। अगर आपके रिप्लाई पर ही आगे की क्लासों में इस तरीके के सवाल रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, ये बताइए। इनमें से कौन सा एक अंग है ग्रंथि नहीं है? तो अधिवृक्क एक ग्रंथि होती है, पीयूष एक ग्रंथि होती है, यकृत भी एक ग्रंथि होती है, लेकिन पिता से कोई ग्रंथि नहीं होती है। मानव शरीर में एक शुद्धांतर यानी छोटी आंत के 3 संरचना भाग होते हैं, उसमें मध्यांतर, शेषांतर और ग्रहणी होती है। यानी तीनों भाग आपको बताने हैं, जेजुनम, डेडुनम, ये सब 3 भाग होते हैं। तो मध्यांतर, शेषांतर और ग्रहणी, ये इसका सही क्रम है। डेड्यूनम जो भाग है वो किसका भाग है? तो आपको अभी बताना है कि डेड्यूनम जो है वो किसका भाग है। तो छोटी आंत का भाग है डेड्यूनम। किसका? डेड्यूनम जो है वो किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का भाग है। मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, ऐसी एकमात्र ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि, जो हार्मोन भी करती है और क्या है, उसमें के अलावा एंजाइम भी स्रावित करती है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला शरीर का अंग जो है वो अग्नाशय है। और अग्नाशय की खास विशेषता अभी अभी आपको बताई है। मानव में एक बार दंती दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? एक बार दंती, एक बार जो आने वाले दांत है मानव में, उनकी संख्या कितनी होती है? तो 12 दांत ऐसे होते हैं। इसके बाद है स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ये थोड़ी देर पहले आपको बताया गया होगा। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में होती है मानवों में, या स्तनपायी जो भी होते हैं उनमें यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि के तौर पर होती है। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? तो कर्माकुंचन। जब भोजन करते हैं तो वो भोजन धीरे धीरे कब कैसे पहुंचता है? आमाशय तक। तो इसमें लगातार भोजन नलिका में जो है वो एक क्रमांकुंचन होता है, जिसके माध्यम से वो भोजन आगे खिसकता रहता है। इसके बाद है सिग्मा रूपी वृद्धांतर, यानी बड़ी आंत जो सिग्मा रूपी वृद्धांतर किसका भाग है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बड़ी आंत का भाग है मेरे मित्रों। क्षुद्धांतर का, वृद्धांतर का मतलब और क्षुद्धांतर का मतलब अगर समझ गए तो भी सवाल का सही जवाब आ जाता। मानव आमाशय में निम्न में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 CDS में आया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो होता है, कौन सा होता है? HC और L। ये HCl जो होता है, ये HCl ही मेरे मित्रों हमारे आमाशय में होता है। चलिए इसके बाद अगले सवालों पर बातचीत करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे सवाल कराने की कोशिश की है। एक तरीके से 27 सवाल ये हो गए और 15 सवाल मैंने वो ले लिए। अब कुछ और सवाल जो हैं वो भी देखते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए कुछ और अन्य सवाल जो हैं उन पर भी बातचीत कर ही लेते हैं आपके साथ।
जो लगातार हमारी होती है। तो क्या है अगला सवाल, जरा देखिए। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनना चाहिए। ये बात महात्मा गांधी के अलावा कौन कह सकता है? तो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए भारतीयों का संविधान, सही बात कही थी गांधी जी ने। इसके बाद अगला है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का औपचारिक प्रतिपादन जो है वो एम.एन. रॉय के प्रयासों से किया गया था। तो एम.एन. रॉय ने इस प्रकार की बात उस समय कही थी। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था? तो ये प्रस्ताव 1936 में इनके द्वारा क्या किया गया था? पारित किया गया था। 1936 में इस प्रकार के प्रस्ताव जो हैं इस पर बातचीत हुई थी मेरे मित्रों। तो प्रस्ताव के बारे में जरूर ध्यान रखना, 1936 का प्रस्ताव जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, संविधान सभा के गठन की मांग का सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कह दिया था कि भैया संविधान सभा बनाओ, वही संविधान सभा भारतीयों के लिए संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? किस आधार पर भारतीय कैबिनेट प्रस्ताव जो मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में, उसके आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाना था। इसके बाद है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान सभा में गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई? तो 1936 का मुंबई का अधिवेशन जो हुआ वहाँ पर रखी गई या फिर फैजपुर में? तो मांग की बात अगर करें तो फैजपुर में ये संविधान सभा की मांग के बारे में विचार विमर्श उठा था। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए? तो 208 प्रतिनिधि कांग्रेस से निर्वाचित हुए थे। 8 प्रतिनिधि जो हैं वो कांग्रेस से क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे भैया? पुनर्गठित जो थी संविधान सभा उसमें देशी रियासतों से कितने लोग थे? तो इनमें से कोई से भी नहीं थे। 70 सदस्य जो हैं वो ध्यान रखना कहाँ से थे? तो संविधान सभा जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें देशी रियासतों से 70 प्रतिनिधि जो हैं वो आए थे। इसके बाद B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में जैसे कुलना जो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र था वहाँ से निर्वाचित हुए थे। यानी 2 बार इनका निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में। पहले जो भाग था वो कहाँ चला गया था? तो वो बांग्लादेश में चला गया था। उसके बाद जो है वो इनका दोबारा से क्या किया गया था? वहाँ से भेजा गया संविधान सभा में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो आपका मुंबई में हुआ था या कलकत्ता में हुआ था या फिर लाहौर में हुआ था? कहाँ पर इसका अधिवेशन जो है वो आयोजित किया गया था? तो सही जवाब इसका है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था मेरे मित्रों। तो आपका सही जवाब इसमें मुंबई होगा या फिर कलकत्ता होगा या लाहौर होगा या दिल्ली होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो दिल्ली होगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन पूछ रहा है तो संविधान सभा के सारे अधिवेशन संसद भवन में आयोजित हुए थे और वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। पिछली परीक्षाओं में आए हुए मैंने कुछ सवाल आपको दिखाने की कोशिश की ताकि उन आधार पर आप तैयारी कर सकें। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अभी हुई पटवार भर्ती परीक्षा में ये सवाल पूछा जा चुका है। 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ पर स्थापित की गई? तो राजस्थान में जयपुर में इस प्रकार की जो है वो मेडिसिन वायरोलॉजी की स्थापना की गई थी मेरे मित्रों। चलिए ये सवाल जो है वो इसलिए दिखाए गए हैं कि इस आधार पर आप तैयारी करें, ये नहीं कि हूबहू सवाल आ जाएंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान में कहाँ पर लगाया गया था? तो भलजी गांव जयपुर में लगाया गया। ये सवाल 2 बार परीक्षा में आ चुका है। इसके बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा की भर्ती परीक्षा में पूछे गए कुछ सवाल भी आपके सामने रख रहा हूँ। राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? राजस्थान सरकार 40% देती है और केंद्र सरकार 60% हिस्सा देती है। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 2019 की रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वो 63वां था, लेकिन अब इसे एक बार के लिए बंद कर दिया गया है। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया? मैंने आर्थिक समीक्षा जब पढ़ाई तो ये सवाल हूबहू छपवाया था और ये छपा हुआ सवाल आप देख सकते हैं। आयोजना विभाग इसका सही आंसर था। लघु एवं सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत जो है वो
12 सितंबर 2019 को की गई थी। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया जाना है। लेकिन अब आपको याद रखना है 2022 और 23 के बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई है, जिस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट भी मैंने बताया था और मैंने हजारों बार आर्थिक समीक्षा में कराया था कि 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल योजना स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था जो है वो विश्व बैंक है। विश्व बैंक और भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से 50-50 की हिस्सेदारी इस योजना में है, अटल भूजल योजना में। इसके अलावा देखिए और कौन कौन से सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं जिन पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो आपको पता होगा FAO और आपका WFP दोनों संस्थाओं ने मिलकर इसको जारी किया था। नजीब निकाती जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, भारत, ये सब जो है वो वीडियो के सिलेबस में मेरे मित्रों ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो का जो नया सिलेबस है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है करंट अफेयर्स, राजस्थान, विश्व, भारत सब आएगा। ठीक है, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम, और ये देखिए यही सवाल जो है वो थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, यही सवाल वापस आया है, 2 परीक्षाओं में सवाल रिपीट हुआ है। परियोजना के तहत राजस्थान के किस गांव में आरंभ किया गया, तो भालोजी गांव जो है वो कोटपुतली का था, चूरू में। नाम्बी MG क्या है, गेहूं की एक किस्म नाम्बी MG है। धोलावीरा जो है वो हाल ही में खबरों में आया था, तो हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में उसे शामिल किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को दोबारा आ सकता है, क्योंकि ये अंतिम संविधान संशोधन है, अब जल्द होने वाला है राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक नया संविधान संशोधन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 18 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके बाद चलिए कुछ और सवाल देखते हैं क्या है। आपके सामने अगला सवाल है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई थी। अग्रिम अनुमान, ये अनुमान आपको नहीं देखना है, लेकिन ध्यान रखिएगा नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो जरूर याद करिएगा। ये पुराना डाटा इसलिए मैं इस पर बातचीत नहीं कर रहा हूँ। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा स्वास्थ्य योजना के तहत अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये 4.5 लाख रुपए की राशि थी, अब इसे बढ़ाकर प्रति परिवार कितना कर दिया गया, तो 10 लाख रुपए तक की राशि नए बजट में कर दी गई है। आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान की प्रवन बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस जिलों से संबंधित है, तो झालावाड़, बारां और कोटा तीनों जिले जो है, इन तीनों जिलों से संबंधित योजना जो है वो प्रवन बहुउद्देशीय परियोजना। प्रवन जो है वो आपको पता होगा चंबल नदी की एक सहायक नदी के तौर पर भी क्या की जाती है, जानी जाती है। तो मेरे मित्रों, मैंने कुछ बेहतरीन प्रयास आप लोगों के लिए किया है, आपको कैसा लगा ये प्रयास ज़रूर बताएं। करंट अफेयर्स का रिवीजन लगातार आपको मिलता रहेगा, प्लस इसके साथ साथ आपकी तैयारी अच्छी हो रही है या नहीं ये भी ज़रूर अवगत कराएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। लगातार इन वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी करनी है, आपको कौन सी चीज़ें मजबूत करनी है, ये पुराने पेपर बता सकते हैं कि किस तरीके के सवाल आने वाले हैं परीक्षाओं में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।